अभी सुजॉय लाली को बुरी तरह से डांट ही रहा था कि तभी लतिका जी भागती हुई कमरे में आई। सुजॉय, तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? वो राहुल बाहर बोल रहा है कि तुमने उसे थप्पड़ मारा। क्यों सुजॉय, क्यों? लतिका जी बहुत परेशान होकर बोल रही थी। यह सुनकर सुजॉय ने कमरे में मौजूद लाली की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की मॉम, राहुल इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था और मुझे यकीन है कि इसी ने राहुल को उकसाया होगा। भोली भाली सूरत के पीछे यही इसका घिनौना सच है कि ये किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी और फिर खुद को विक्टिम साबित कर देगी। लतिका जी ने भी चौंक कर लाली की तरफ देखा और बोली, तो उकसाने देते ना, तुम्हें राहुल को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता सुजॉय, उसके पापा मेहता साहब हमारे प्रायर इन्वेस्टर हो सकते थे, लेकिन तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से न सिर्फ मेहता साहब बल्कि उनके साथ साथ और दूसरे खास लोग भी पार्टी से जा रहे हैं। कहते हुए उन्होंने लाली पर एक कहर बरसाती हुई नजर डाली। अब सुजॉय को भी समझ में आने लगा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। वो फौरन भागता हुआ नीचे गया, जबकि वहां पहले से ही मेहता साहब और राहुल अच्छा खासा ड्रामा खड़ा कर चुके थे। मेहता साहब ने पाहुजा साहब की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, हम तो यहाँ ये सोच कर आए थे पाहुजा साहब कि आपकी डूबती नैया को हमारा सहारा मिलेगा, मगर यहाँ तो उल्टा आपके बेटे ने ही हमें जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं पूछता हूँ कि क्या मदद ऐसे मांगी जाती है? मेहता साहब ने जानबूझकर उनके आर्थिक हालात की बात भरी महफिल में कर दी थी, ताकि इतने लोगों की भीड़ में पाहुजा साहब की कहीं सही इज्जत भी चली जाए। पाहुजा साहब नजरें झुकाए हुए खड़े थे। तभी लतिका जी आगे बढ़ती हुई बोली, आपस की बात है मेहता साहब, हम आराम से बैठकर बात करते हैं ना, और सुजॉय माफी मांग लेगा राहुल से। बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब आप बैठिए ना। बिल्कुल नहीं, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मेहता साहब ने उनकी एक नहीं सुनी और गुस्से में तमतमाए हुए अपने बेटे को लिए पार्टी छोड़कर निकल गए। मेहता साहब के जाते ही ज्यादातर खास मेहमान भी जाने लगे थे। इतने बड़े खर्चे पर जिस मकसद के लिए पार्टी रखी गई थी, वो मकसद अब किसी को भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। पाहुजा साहब, लतिका जी, यहाँ तक कि सुजॉय ने भी बाकी मेहमानों को रोकने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब आखिरी मेहमान भी चले गए तो सब मायूस होकर अपने अपने कमरे में लौट गए, सिवाय पाहुजा साहब के। उन्हें जब पूरी बात मालूम हुई तो वो लाली के कमरे में आए। उन्होंने लाली के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे यकीन है सुजॉय ने जो कुछ भी बताया वो आधा अधूरा ही सच है। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ था। लाली का दिल नहीं चाह रहा था कि एक बार फिर से उन पलों को दोहराए, और फिर पाहुजा साहब के आसपास होने से भी उसे अजीब सा महसूस होता था। लेकिन उनके ज्यादा जोर देने पर आखिर उसने पाहुजा साहब को शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें बता दी। पूरी बात सुनकर पाहुजा साहब ने एक गहरी सांस ली और बोले, देखो, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। हालांकि इन सब में मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी अपने बेटे और राहुल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कहते हुए उन्होंने लाली के दोनों हाथ थामकर अपने हाथ जोड़ लिए। पाहुजा साहब के हाथों की छुअन महसूस कर लाली एक बार फिर से कुछ घबरा सी गई। उसने जल्दी से हाथ छुड़ाते हुए कहा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं सर? मुझे ही कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था। तुम आराम करो, हम कल मिलते हैं। ये कहकर पाहुजा साहब वहां से चले गए। वो जैसे ही कमरे में आए, लतिका जी उन्हें खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली,
पहला आए दिन अपनी उस खास मेहमान का। मैं पूछती हूँ आखिर क्या जरूरत थी उसे यहाँ लाने की। आज तक मैंने आपका हर फैसला माना है, अब और मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हर बार आपकी लाई हुई चहेती लड़कियां कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करती हैं। उसके बाद भी आप हैं कि अपनी इस आदत को छोड़ ही नहीं रहे। आपको एहसास भी है अजी कि इस पार्टी के मेस्ड अप होने के बाद हमारे पास अब दिवालिया हो जाने के अलावा कोई चारा नहीं। बोलते हुए लतिका जी की आवाज थर्रा सी गई थी। आहूजा साहब ने उन्हें कंधे से थामकर समझाते हुए कहा, वो नई है अभी यहाँ लतिका, धीरे धीरे यहाँ के कायदे कानून समझ जाएगी। लेकिन लतिका जी ने जैसे ही उनकी ये बात सुनी, उनके हाथ झटकते हुए कहा, कभी नहीं, मैं उसे इस घर में और नहीं रहने दे सकती। मैं कल के कल ही उसे यहाँ से निकलवा रही हूँ और आप मुझे इस बार नहीं रोक सकते। लतिका जी का गुस्सा देखकर आहूजा साहब खामोश हो गए, लेकिन उनके मन में बस यही चल रहा था कि आखिर अब वो लाली के रहने का इंतजाम कहाँ करेंगे। उधर लतिका जी ने लेटते हुए जैसे एक नया हुक्म सुनाया, कल मैंने घर पर गृह नक्षत्र शांति के लिए पूजा रखवाई है। मुझे यकीन है इस पूजा से हमारे हालात जरूर बदल जाएंगे। वही नंद राय अभी तक यहीं बंबई में अपने एक दोस्त के घर ही रुका हुआ था। उसे किसी भी तरह लाली और नरीन के बारे में पता लगाना ही था। उसने अपने दोस्त को यहाँ आने का मकसद पहले ही बता दिया था और अब वो शराब पीते हुए अपने दोस्त मुकेश से कह रहा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मुकेश कि किस्मत मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक करेगी। मैंने तो ये सोचकर उस लड़की से ब्याह किया कि गरीब की लड़की है, उसका कुछ भला ही हो जाएगा। अभी इतने सालों से बगैर शादी के नरेन का माँ बापू दोनों बनकर उसे ही संभाल रहा था। लेकिन लगता है उस कलमुही के चक्कर में मैंने अपना बेटा भी खो दिया। मुकेश ने भी शराब की घूंट भरते हुए कहा, कोई ना नंदू, छोकरी गई तो उसका गम ना कर, 1000 आ जाएगी। लेकिन बेटा जिसके लिए तूने इतने सालों तक शादी नहीं की, वो हाथ से कैसे निकल गया कि इतने दिन बीत गए, कोई खोज खबर भी नहीं उसकी। और तो और अपने रहने का पता भी गलत बताया, वो भी उस बाप को जिसने उसके लिए अपनी जवानी का भी मोह नहीं किया। मुकेश की बात सुनकर नंदराय ने एकदम गुस्से में कहा, मेरा नाम भी नंदराय है मुकेश। मैंने भी कसम ले ली है, जब तक मैं उस लाली का पता नहीं लगा लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब ये बात मेरी इज्जत, मेरी आन पर आ गई है और नंदराय सब कुछ सह सकता है, पर अपनी इज्जत और अपनी आन पर आंच नहीं आने दे सकता। कहकर उसने ग्लास में पड़ी हुई शराब की आखिरी कुछ घूंट भी एक साथ ही पी लिए। उधर लाली जब सुबह उठी तो उसे घर में जरूरत से ज्यादा चहल पहल सुनाई दे रही थी। उसने नाश्ता देने आई नौकरानी से वजह पूछी तो उसने बताया, आज घर में लतिका मैडम ने पूजा रखी है, सब उसी की तैयारी में लगे हैं। अभी लाली ने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब तक लाली कुछ पूछ पाती, लतिका जी एक झटके में दरवाजा खोलकर अंदर आ गईं। लाली उन्हें देखते ही उठ खड़ी हुई। जी नमस्ते। उसने लतिका जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, लेकिन लतिका जी उखड़े हुए लहजे में बोली, मैं यहाँ तुमसे नमस्ते करवाने नहीं आई, सिर्फ एक बात समझाने आई हूँ। कल की पार्टी तो तुमने बर्बाद कर ही दी, अब आज घर में मैंने पूजा रखवाई है। भगवान के लिए अपने मनहूस कदम इस पूजा से दूर ही रखना, वरना मैं जो तुम्हें अजीत की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं उसका भी लिहाज नहीं करूंगी। लाली नजरें झुकाए उनकी बातें सुनती रही।
लतिका जी कुछ और बातें सुनाकर कमरे से चली गई थी। उनके जाते ही लाली ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आ गिरी। फिर तकिए में मुंह छुपाए वो कुछ देर यूं ही रोती रही। रोज रोज की जिल्लत से उसका मन बिल्कुल टूट चुका था। ये मेरे नसीब को क्या हो गया है भगवान जी। मैं तो अपने बापू के घर की सबसे खुशहाल गौरैया सी थी, लेकिन पिछले साल से मेरी किस्मत का कौन सा सितारा बुझ सा गया है। क्या अब मैं मान सम्मान से जीने का हक खो चुकी हूँ। कहते हुए वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। रोती हुई आंखों से आईने में खुद को निहारती लाली ने खुद को सिर से पैर तक निहारा। क्या छोटे गरीब लोगों की इज्जत से जीने की इच्छा करना इतना बड़ा पाप है इस दुनिया में। लाली ने जैसे आईने में नजर आ रही अपनी परछाई से सवाल किया। तभी जैसे उसकी परछाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं लाली। एक वो जिन्होंने दूसरे के हाथों खुद को सौंप दिया, फिर उनके हाथों की कठपुतली बनकर अपनी जिंदगी गुजार दी, और दूसरे वो जिन्होंने अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी खुद से लिखने की ठान ली। तूने इस दूसरी वाली किस्मत के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं, चाहे उसकी वजह नरीन ही था। लेकिन तू खुद सोच, तू इतने बड़े शहर में अकेली तन्हा होकर भी पिछले 3-4 दिन से आखिर जिंदा तो है ना। फिर क्यों तू खुद को कमजोर समझ रही है। अगर तूने अपनी हिम्मत और सूझबूझ के दम पर ये 3-4 दिन काट लिए तो तू अपनी जिंदगी भी एक नए सिरे से शुरू कर सकती है, बिना किसी नरेन के भरोसे या बिना किसी नंदराय के डर के। आईने में खड़ी लाली की परछाई ने उससे ये सब कहकर जैसे उसके सारे सवालों के जवाब दे दिए थे। लाली ने अपनी नर्म हथेली से अपनी हिरनी से सुर्ख हो चुकी आंखों को रगड़ डाला, फिर एक गहरी सांस भरकर जैसे खुद से वादा करती हुई बोली, हाँ, मैं इन हालात से लड़ूंगी। मुझे अपने इस डर से उबरना होगा, वरना मैं भी दूसरे के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाऊंगी। मैं इस पूजा के बाद पाहुजा साहब से बात करके यहाँ से कहीं भी चली जाऊंगी, मगर अब अपने आप को यहाँ बेइज्जत नहीं होने दूंगी। किसी को भी ये हक नहीं दूंगी कि कोई आकर मुझे चरित्रहीन कहकर चला जाए। सोचती हुई वो दिल ही दिल में सारी प्लानिंग करने लगी। थोड़ी ही देर में पाहुजा मैंशन में पंडित जी आ चुके थे। मंत्रोच्चारण की आवाज अपने कमरे में बैठी हुई लाली के कानों में भी जा रही थी। अब वो बस पूजा खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उधर लतिका जी पूजा के नियम पूरे करते हुए पंडित जी से कह रही थी, अब बस कुछ ऐसा उपाय कीजिए पंडित जी कि भगवान हमारे ये दुख भरे दिन फेर दे। पाहुजा साहब कितनी टेंशन में है, मैं आपको क्या बताऊं। लतिका जी की बातें सुनकर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान के हर काम में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी होती है, लेकिन लतिका जी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं दिख रहा था। वो एक बेहद अमीर परिवार से थी और पाहुजा साहब से शादी के बाद यहाँ भी उन्हें कभी किसी कमी का मुंह नहीं दिखना पड़ा था। अगर अब हालात कुछ ऐसे बदले थे कि जल्द ही अगर पाहुजा साहब की कंपनी सुजॉय मोशंस को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला तो वो लोग सड़क पर आ जाने वाले थे। पूजा संपन्न करके पंडित जी ने उठते हुए लतिका जी से कहा, ये सिद्ध की हुई डोरियां हैं, इसे घर के हर कमरे में बांधना होगा ताकि घर में बसी नकारात्मक ऊर्जाओं का असर चला जाए। आप मुझे हर कमरे तक ले चलिए, मैं ये डोरियां बांध देता हूँ। लतिका जी भी हामी भरती हुई पंडित जी के साथ उठ गई। फिर घर के एक एक कमरे में डोरियां बांधते हुए दोनों लाली के कमरे में पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर पंडित जी ने कुछ हैरान होते हुए पूछा, इस कमरे में कौन है?
इससे पहले कि लतिका जी कुछ जवाब देती, लाली ने दरवाजा खोल दिया था। लतिका जी ने उसे देखते ही मुंह बना लिया। उधर पंडित जी लाली को देखते हुए ही डोरी बांधने लगे। फिर उन्होंने लतिका जी से पूछा, ये लड़की कौन है लतिका जी? उनका सवाल सुनकर लतिका जी की नजरें लाली की तरफ उठी और तभी लाली ने भी उन्हें देखा। लतिका जी की आंखों में उसके लिए बेपनाह नफरत थी। उन्होंने उसी लहजे में पंडित जी को जवाब दिया, इसके बारे में मत ही पूछिए तो बेहतर है पंडित जी। हमने इतनी मेहनत से कल की पार्टी अरेंज की थी कि कर्ज से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाएगा, मगर इस लड़की ने तो सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। हमारी जिंदगी में ग्रहण बन के आ गई है। उनकी बातें सुनकर लाली वहीं पर ठिठक सी गई, लेकिन पंडित जी उसे देखकर किसी सोच में गुम हो गए थे। लतिका जी की बातें सुनकर लाली ने एक उचटती हुई सी नजर दोनों पर डाली और फिर चुपचाप वो कपड़े समेटने में लग गई जो उसे पाहूजा साहब ने किसी कमरे के कबर्ड से लेने कहे थे। लतिका जी को भी ये देखकर खुशी हुई कि अब वो जाने की तैयारियां कर रही है। उन्होंने अपने उसी लहजे में कहा, अपने जाने की तैयारी जितनी जल्दी हो सके कर लो और बिना किसी बहस के यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जब मैं जिद पर आती हूँ तो पाहूजा साहब भी मुझे रोक नहीं सकते। लाली उनकी बात पर एक बार फिर सिर हिलाकर रह गई। फिर उन्होंने जब पंडित जी को देखा तो उनकी नजर अब भी कपड़े समेटती हुई लाली पर टिकी थी। लतिका जी ने जब उन्हें इस तरह लाली को घूरते हुए देखा तो उन्हें एक बार फिर जोर का गुस्सा आया। तभी पंडित जी के होठों पर एक गहरी मुस्कान सी तैर गई। उन्होंने लाली के कमरे से बाहर आते हुए कहा, ये आपकी गलत फहमी है लतिका जी। ये लड़की आप सबकी जिंदगी में ग्रहण बनकर नहीं आई, बल्कि आप लोगों की जिंदगी में लगा ग्रहण उतारने आई है। इस लड़की के माथे की लकीरें और चेहरे पर फैला ये तेज साफ साफ ये जाहिर कर रहा है कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये जहां कहीं भी रहेगी वहां आसपास इसकी सकारात्मक ऊर्जाओं से सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई का वास होगा। मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि इस लड़की के भाग्य में साफ साफ राजयोग लिखा है। पंडित जी की ये बात सुनकर उनके पीछे पीछे आ रही लतिका जी ने अपनी भवें सुकोड़ते हुए नागवारी से कहा, क्या मतलब है आपका?